तो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेंस मेकर सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर तैयार करना चाहिए। डेरिवेशन भी तैयार करना चाहिए और इस पर न्यूमेरिकल्स भी तैयार करने चाहिए। तो आपको बता दूं कि इससे पहले जो लेक्चर्स हैं, आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, पूरे सिलेबस को मैंने करा रखा है, प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे इस फॉर्मूले की। तो ये फॉर्मूला लेंस मेकर सूत्र के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आपको मैंने बता रखा है किरण प्रकाशिकी में बहुत ज़रूरी हो जाता है डायग्राम को बहुत सही तरीके से बनाना। तो शुरू करते हैं, चलो डायग्राम को और देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली मैं क्या करूँगा, एक लेंस को ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक लेंस की बात कर लेते हैं, कोई सा भी आप लेंस ले सकते हो। मैं यहाँ पर कौन सा ले रहा हूँ, उत्तल लेंस ले रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम बहुत साफ सुथरा सा बनाना, ठीक है। अब उत्तल लेंस को मैं आसान करने के लिए दो अलग अलग भागों में दिखा रहा हूँ। एक उत्तल लेंस ऐसे ही तो होता है, ठीक है, आपको जिससे क्लियर दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस ये प्रकाशिक अक्ष है, ठीक है। कोई वस्तु ये रखी, ये देखो ध्यान से, ये वस्तु से निकलती हुई प्रकाश किरण, ये रही वस्तु, ठीक है। तो वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट ये रहा, यहां से प्रकाश किरण लेंस के इस सरफेस पर जाती है। अब मैंने यहाँ दो अलग अलग कलर का यूज किया क्योंकि हमें पता है कोई भी लेंस दो भागों से मिलकर बना होता है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। द्वितल लेंस तभी इसको कहते हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप सोच के देखो कि प्रकाश किरण आगे जा रही है, राइट। अब आगे जाने का मतलब समझो, मान लो ये माध्यम हमारे पास क्या है, N1 है और लेंस का माध्यम है हमारे पास N2, ठीक है। और जानकारी के लिए बता दूं कि जो N2 है ना वो ज़्यादा है N1 से, यानी कि जो लेंस का माध्यम है वो ज़्यादा है, अपवर्तनांक ज़्यादा है वातावरण के अपवर्तनांक से। यहाँ आप मुझे बताओ आगे का जो रास्ता है वो कौन बताएगा। यहाँ पर कभी भी याद रखना, आगे का रास्ता बताया जाता है अभिलंब के द्वारा। तो यहाँ पर एक स्पर्शी डाली और उस पर लंब डाल दिया। अब अगर ये लंब है तो आप सबको पता है कि जो स्पर्शी होती है उस पर लंब होती है त्रिज्या। इसका मतलब ये जो है ये लेंस की त्रिज्या की तरह है। और त्रिज्या कहाँ से होकर जाती है, सेंटर से, केंद्र से। तो ये हमारा क्या होगा, केंद्र होगा C1, ठीक है। और अगर आप यहाँ प्रकार रखोगे ना तो आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा ऐसे एक ड्रॉ कर सकते हो आप गोला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो ये हमारे पास C1 आ गया। अब जो प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है, अब जब विरल से प्रकाश सघन में जाता है तो किसकी ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर। तो जा तो ये ऐसे भी सकता था, ऐसे भी जा सकता था ना, लेकिन चूंकि अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा तो अब क्या होगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूं कि अपवर्तन दोबारा फिर से होगा। अब प्रकाश लेंस से कहाँ जाएगा, वायु में या कहीं भी जाएगा, विरल माध्यम में जाएगा। तो अब आगे इसका रास्ता कैसा होगा, इसके लिए फिर से हमें एक अभिलंब की जरूरत पड़ेगी। अभिलंब एक टीचर की तरह गाइड करता है प्रकाश किरण को किधर से किधर जाना है अपवर्तन के दौरान। तो यहाँ फिर से स्पर्श खींचेंगे और इस पर फिर से क्या करेंगे, एक लंब डाल देंगे। डाल दिया लंब। अब जब लंब डाल देंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश है ना, अब ये सोच के मुझे बताओ कि प्रकाश किरण सघन से कहाँ जा रही है, विरल में। देखो ये लेंस क्या है, सघन माध्यम है। तो जब इससे विरल माध्यम में जाएगी तो अब प्रकाश क्या होगा, अभिलंब से, ये अभिलंब था हमारे पास और ये भी अभिलंब है ना, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो दूर हटने का मतलब अब प्रकाश किरण कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा फाइनल क्या है, इमेज है, इसको आई भी कह सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आप सोच के बताओ कि अगर ये दूसरा प्रश्न ना होता, भाई एक प्रश्न है, अगर ये दूसरा प्रश्न ना होता, ये ना होता, तो प्रकाश कहाँ जाता, तो ऐसे जाता सीधा यहां। तो प्रकाश कहाँ बनता, यहां कहीं बनता, ठीक है। तो ये चित्र आपको बना के आना है, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से डायग्राम बना के आना, बहुत आराम से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप जितना आराम से सीखेंगे आपको उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। एक डेरिवेशन को आप 10 बार देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, उसको पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ सीखो। समझ सभी ऐसे समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ L1 ये पार्ट हम ले लिया, L2, ठीक है। अब यहाँ आप देखो चित्र बनाना है, कुछ डिटेल भी फिल कर दो। चित्र बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है आपको, फिर समझ में आपको आराम से आ जाएगा। C2 है, ठीक है। अब ये है वस्तु, वस्तु की लेंस से दूरी को हम क्या बोलते हैं, U, ठीक है। ये क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या बोलते हैं, V, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, R, मतलब सेंटर है ना। और केंद्र से जो लेंस होता है उसके बीच की दूरी की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या होगी हमारे पास, वक्रता त्रिज्या। यहाँ भी ये क्या होगी हमारे पास, वक्रता त्रिज्या। ये C2 है तो ये क्या होगी हमारे पास, दूसरे भाग की वक्रता त्रिज्या हुई, ठीक है। ये I डैश है ना,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं कुछ टाइम के लिए मान लेता हूँ v डैश है, ठीक है। वैसे आइडिया कुछ नहीं है, हम बस मान रहे हैं कि अगर प्रकाश, ये दूसरा प्रश्न ना होता, L2 ना होता, तो प्रकाश कैसे जाता, ऐसे जाता। ये चित्र बहुत साफ सुथरा सा है, उम्मीद है आपको चित्र समझ में आ चुका होगा। अब हम शुरुआत कर रहे हैं इसके डेरिवेशन की, ठीक है, करें। देखो यहाँ आप देखना कि माना कैसे करेंगे। माना कोई द्वितीयक लेंस है जिसके माध्यम का अपवर्तनांक n2 है तथा ये n1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा है जो कि विरल माध्यम है, ठीक है। लेंस से स्मॉल u दूरी पर कोई वस्तु ओ रखी है जिसका लेंस द्वारा वास्तविक व उल्टा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब क्यों बन रहा है, क्योंकि एक प्रकाश किरण तो ये जा रही, मुख्य अक्ष भी तो प्रकाश किरण ही होती है, और एक प्रकाश किरण ये रही, दोनों प्रकाश किरण सच में मिल रही हैं, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब आई स्मॉल v दूरी पर लेंस से बनता है, ठीक है। संपूर्ण स्थिति चित्र में दिखाई गई है जहां सभी प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, ठीक है। अब यहां हम शुरुआत करेंगे लेंस के। अब लेंस को समझने के लिए, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांट रहे। एक तो भाग हुआ हमारा क्या, L1, ये भाग हमारे पास क्या हुआ, L2 का, ठीक है। तो अब यहां हम क्या कह सकते हैं, लेंस के भाग L1 के लिए अपवर्तन के सूत्र से, है ना, अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। अच्छा, अपवर्तन का सूत्र क्या है, कल का लेक्चर आप देख सकते हैं, मैंने डाला हुआ है। अब वहाँ मैंने अपवर्तन का सूत्र प्रूफ करा रखा है। अभी हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर n2/v। अब v क्या लेंगे सोच के देखो। आप देखो, आप L1 के लिए कर रहे हो, यानी कि आप इसके लिए सोच रहे हो। अब अगर आप इसके लिए सोच रहे हो तो आप सोच के देखो कि फिलहाल L2 तो है ही नहीं, है ना, आप इसके लिए सोच रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, तो इसने प्रतिबिंब कहाँ बनाया, इसने प्रतिबिंब यहाँ बनाया था, ये इसी का तो प्रतिबिंब है जो L1 ने बनाया, है ना। तो L1 के लिए प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है, I डैश, या फिर दूरी क्या लेंगे हम, V डैश, ठीक है। ये बहुत समझने वाली चीज़ है, ठीक है। तो L1 ने तो क्या बनाया हमारे पास, जो प्रतिबिंब बनाया वो I डैश पे बनाया। अब L2 ने क्या किया, जो प्रतिबिंब I डैश यहाँ बन रहा था उसको और खींच के पास ले आया और यहाँ बना दिया, ठीक है। वो उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अपवर्तन का सूत्र करते हैं, n2/v डैश माइनस n1/u। वस्तु की दूरी क्या है हमारे पास, u है, बराबर n2 माइनस n1/r। ये अपवर्तन का सूत्र होता है, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, L2 के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से। तो अब L2 के लिए हम क्या करेंगे, अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ मैं चिन्ह नहीं ले रहा हूँ, है ना, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब हम चिन्ह रख लेंगे। अगर हम यहीं से चिन्ह लेके चलेंगे और वहाँ भी रख लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप शुरुआत में ही चिन्ह ना लेके चलो, सलाह देता हूँ ये आपको मैं, ठीक है। L2 के लिए अपवर्तन के सूत्र से तो हम क्या करेंगे, n2। अब ध्यान रखना, प्रकाश यहाँ n1 से n2 में जा रहा था, जहाँ जाता है उसको यहाँ लिखते हैं और जहाँ से जाता है उसको यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ आप सोचो कि प्रकाश कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ तक तो लेंस तक पहुँच गया था, अब लेंस से कहाँ जा रहा है, वापस हवा में या वायु में कहीं भी जा रहा है। तो अब प्रकाश चूंकि पहले तो विरल से सघन में जा रहा था, लेकिन अब सघन से विरल में आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक गया प्रकाश और उसके बाद यहाँ आया। तो जब वो सघन से, यानी कि L2 के लिए बात करें, सघन से कहाँ जा रहा है, विरल में, तो दूसरा माध्यम जहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है हमारे पास, यहाँ n1 है तो यहाँ भी क्या होगा, n1 ही होगा। तो प्रतिबिंब अब की बार कहाँ बन रहा है, पहले तो बन रहा था लेंस के अंदर, लेकिन अब कहाँ है, फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है हमारा n1 में, है ना। तो यहाँ n1/v। अंतिम प्रतिबिंब क्या है हमारे पास बच्चों, I है, क्योंकि L2 जो है ना, उसके लिए प्रतिबिंब का काम कौन कर रहा है, I कर रहा है। माइनस यहाँ कितना आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर हमें क्या लेना चाहिए, n1 लेना चाहिए, n2 लेना चाहिए। देखो फाइनली कहाँ जा रहा है, n1 में जा रहा है। n1 जो है अपवर्तनांक है माध्यम का, जिसके अंदर लेंस रखा हुआ है। अब n1 के अंदर जा रहा है, आया कहाँ से था, ये कहाँ से आया था, ये आया था लेंस के अंदर से। तो लेंस के जो अपवर्तनांक था वो क्या था, n2। अब ये बहुत समझने वाली चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस डेरिवेशन का। तुम इसमें देखो n1/v, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब यानी कि v कहाँ है,
सोच के बताओ, V हमारे पास N1 में है, प्रतिबिंब जो है हमारा अंतिम प्रतिबिंब जो बन रहा है वो हमारा N1 में बन रहा है, लेकिन यहाँ N2 बटे यहाँ वस्तु का काम कौन करेगा? देखो L1 ने क्या किया था, जो प्रतिबिंब यहाँ वस्तु यहाँ रखी थी उसका प्रतिबिंब यहाँ बनाया, अब या फिर यहाँ ये जो प्रतिबिंब बनता यहाँ बनता। अब N2 ने क्या, सॉरी L2 ने, यानी कि नीले वाले पार्ट से जिसको मैंने डिनोट कर रखा है उस वाले भाग ने क्या किया, जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था यहाँ, उसको उठाकर यहाँ बना दिया। तो ये जो है ना वो L2 के लिए किसका काम करेगा? वस्तु का काम करेगा। समझ पा रहे हो बात को? यहाँ पर वस्तु का काम कौन करने वाला है फिर? ये, ठीक है, क्योंकि L1 के लिए जो वस्तु काम, जो चीज़ यहाँ रखी थी उसको उसने यहाँ बना दिया। अब जो L2 है ना उसने क्या किया, जो प्रतिबिंब यहाँ बनने वाला था उसको यहाँ बना दिया। तो इसके लिए वस्तु का काम कौन करेगा? I डैश, या फिर इसकी दूरी क्या लेंगे हम यहाँ पर, V डैश इज इक्वल्स टू N1 माइनस, देखो जैसे यहाँ ना N2 माइनस N1 था, यहाँ भी N2 माइनस N, यहाँ N1 माइनस N2 है तो N1 माइनस N2 बटे, अब बताओ L2 के लिए वक्रता त्रिज्या क्या है? L2 का मुख इस तरफ को है, इधर की ओर है, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? ये कितनी है हमारे पास? R2। ये समीकरण बनी हमारे पास 2। तो एक समीकरण तो हुई है और दूसरी समीकरण हुई है। अब एक बात बताओ, ये तो L1 के लिए हुई थी, ये L2 के लिए हुई थी। अब सोच के मुझे बताओ, जवाब बिल्कुल सोच के देना, L1 और L2 मिलकर क्या बना रहे? लेंस। तो अगर मैं इन दोनों समीकरणों को, एक ये और एक ये, इन दोनों को मिला दूं तो ये पूरा का पूरा किसके लिए काम करेगा फिर? लेंस के लिए। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। तो समीकरण 1 व 2 को अब आप जोड़ो अच्छी तरीके से। ये रही समीकरण 1, ये रही समीकरण 2। चित्र आपने देख लिया, चित्र में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे सामने जोड़ के दिखाता हूं, ठीक है? देखो तो जो दो समीकरण आई थी ना हमारी, उन दोनों को हमें जोड़ना है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो जोड़ो ध्यान से। देखो N1 समीकरण 1 क्या थी? N2 थी यहाँ पे, N2 बाई वी डैश माइनस N1 बटे यू बराबर, एक तो समीकरण का हिस्सा था ये, है ना, प्लस दूसरी समीकरण क्या थी? N1 बटे वी माइनस N2 बटे वी डैश बराबर, इधर क्या था? N2 माइनस N1 बटे R1 प्लस N1 माइनस N2 बटे R2। ये तो थी दोनों समीकरण, दोनों को मैंने जोड़ लिया, ठीक है? दोनों के दोनों समीकरणों को अगर आप ऊपर नीचे करके जोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ आसानी से हो जाएगा। देखो इधर का पक्ष जोड़ लिया अलग से और उधर का पक्ष जोड़ लिया, दोनों का अलग से। देखो ये है प्लस का और ये है माइनस का, कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? N1 बटे वी माइनस N1 बटे यू बराबर, अभी उधर देखो N2 माइनस N1 अपॉन R1। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, माइनस के N2 माइनस N1 बटे R2। देखो अगर ये माइनस अंदर लेके जाऊँगा ना तो फिर से क्या होगा, वही समीकरण बन जाएगी, ठीक है? पर ऐसा करा क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पर N2 माइनस N1 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से N1 कॉमन लिया, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, N1 कॉमन ले लिया, इधर क्या कॉमन आ सकता है? N2 माइनस N1, और यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है जी। अब इसको N1 को डिवाइड में ले लो आप, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर N2 माइनस N1 बटे N1, और यहाँ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है? अब ये बताओ ये क्या होता है? ये कुछ होता है, अब वो आपको पता है क्या होता है। 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ये 10वीं क्लास में पढ़ा आपने, ये पतले लेंस का फॉर्मूला है, पढ़ा ना, का सूत्र। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन एफ लिख सकता हूँ, तब 1 अपॉन एफ बराबर, अब वहाँ क्या बचेगा बताओ? ये बचेगा हमारे पास N2 बटे N1 माइनस 1, अगर आप लिखना चाहो ऐसे लिख लो, वरना ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ आ जाएगा N2 माइनस N1 बटे N1, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है? तो ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है इसको हम बोलते हैं लेंसमेकर सूत्र। क्यों बोलते हैं उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा, पर अभी ये फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंसमेकर सूत्र। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इसका स्पेशल केस आपको बताता हूँ।
यदि लेंस कहाँ रखा हो, वायु में, ज़्यादातर वायु में रखे रहते हैं लेंस, वायु, देखो ये मेरा चश्मा है ना, इसका लेंस बताओ ज़रा कहाँ रखा हुआ है, वायु में रखा हुआ है ना, यदि लेंस वायु में रखा हो, अगर लेंस वायु में रखा है तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो N1 है वो क्या लेंगे हम 1, वायु के लिए 1 ही होता है ना, वायु के लिए है ना, और N2 हम क्या लेंगे, अब N2 तो आप खुद बताओ, अगर आप N2 की बात करोगे तो N2 क्या लोगे आप, N ले लो, क्यों, क्योंकि अगर आप N2 को 1 से भाग भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो मान लिया हमने, ठीक है। तब हम ये बताओ 1/f बराबर, ध्यान से यहाँ N2 की जगह हम क्या लिखेंगे, N2 की जगह लिखेंगे हम N, N1 की जगह पहले से क्या मान लिया हमने 1 -1 बटे N1 है, N1 का मतलब तो 1 ही है, तो आप भाग में करोगे या नहीं करोगे एक ही बात है। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास 1/R1 - 1/R2, ठीक है। ध्यान रखना मैंने यहाँ पर जो चिन्ह है वो नहीं लिए, अब जब न्यूमेरिकल करोगे तो वहाँ ले लेना आप चिन्ह, कोई दिक्कत नहीं। उसका ना लेने का एक फ़ायदा आपको बताऊँ क्या है, वो ये है कि भाई आपने अब यहाँ पर किसके लिए किया, उत्तल के लिए किया, किसी और के भी लिए भी करते तो आप रट्टा न मारते, तो याद रखना ये होता है लेंस मेकर सूत्र, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको करके आना है एग्जाम में।